हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के लर्निंग हब। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया 2024-25 के लिए शुरू कर दी गई है। आज इस वीडियो में हम एडमिशन के लिए पात्रता, आयु सीमा व अन्य दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आरटीई एडमिशन कौन सी कक्षाओं के लिए होता है तथा इसका महत्व क्या है। बेसिकली आरटीई के तहत एडमिशन क्लास नर्सरी, केजी 1, केजी 2 और क्लास फर्स्ट के लिए होते हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो अगर आपके बच्चे या कोई भाई बहन आपके ऐसे परिवार या समूह से आते हैं जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम लागू किया था कि आरटीई के तहत के एडमिशन्स के तहत बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास केजी 1, केजी 2, नर्सरी के लिए, और उनकी फ़ीस का और स्कूल की फ़ीस का व्यय सरकार उठाएगी। तो आशा है आप समझ गए होंगे आरटीई के फ़ायदे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर समय सारणी की बात करें या बोलें कि आपके फॉर्म फिलिंग कब से कब तक होंगे, तो आपके सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और करेक्शन मतलब सुधार के लिए और फॉर्म फिलिंग आपकी 23 फरवरी 2024 से ऑलरेडी मतलब आज से शुरू होने वाली है और इसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2024 तक। अगर वैसे ही बात करें कि आपने जैसे फॉर्म फिलअप कर लिया, अब आपको सत्यापन के लिए सत्यापन केंद्र जाना पड़ेगा, तो उसकी डेट है आपकी 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। अब फर्स्ट राउंड का जो स्कूल अलॉटमेंट लेटर मतलब आपका स्कूल कौन सा अलॉट किया गया, इसका अलॉटमेंट लेटर आपका 7 मार्च को जारी किया जाएगा। अब जैसे ही अगर आपके बच्चों को स्कूल अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुआ तो आपको अपने बच्चों को लेकर स्कूल में उपस्थित होना पड़ेगा। तो वो डेट है आपकी 11 मार्च से 19 मार्च के बीच में आपको स्कूल में उपस्थित होना होगा। अब जैसे फर्स्ट राउंड में जितनी सीट्स भर जाएंगी, अब जो खाली रहेंगी सीट्स अब पोर्टल पर वो दर्शाई जाएंगी, तो मतलब सेकंड राउंड के लिए तो वो सीट्स, रिक्त सीटें आपकी पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी 21 मार्च 2024 तक। अब आपका दूसरे राउंड के लिए चॉइस फॉर स्कूल अपडेशन मतलब आप स्कूल के लिए फिर से चॉइस कर पाओगे 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। और सेकंड राउंड का जो स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी होगा वो होगा आपका 28 मार्च को। और जब आपके सेकंड राउंड में भी बच्चों को स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे तो आपको स्कूल में उपस्थित होना होगा, वो होगा आपका 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी या पात्रता की बात करें तो पात्रता को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ऐसे बच्चे जो कि वंचित समूह से आते हैं, दूसरे ऐसे बच्चे जो कि कमज़ोर वर्ग से आते हैं। तो पहले नंबर पे जानते हैं वंचित समूह से कौन कौन से लोग शामिल होंगे या कौन कौन से परिवार शामिल हैं उसमें। तो ऐसे बच्चे जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं मतलब SC कैटेगरी वाले बच्चे, या दूसरे ऐसे जो कि अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी वाले बच्चे, या फिर वन भूमि के पट्टाधारी परिवार से आने वाले बच्चे मतलब वन भूमि के पट्टाधारी परिवार से आते हैं आपके बच्चे, तो आप भी इसमें वंचित समूह में आएंगे और आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करा पाएंगे। या तो ऐसे बच्चे जो कि विमुक्त जाति से आ रहे हैं की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या तो ऐसे बच्चे जो कि निःशक्त बच्चे हैं मतलब डिसेबल हैं बच्चे इस टाइप से, या तो फिर लास्ट में HIV ग्रस्त बच्चे भी आते हैं। समझ गए वंचित समूह में कौन कौन से आते हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति SC वाले, ST वाले, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार वाले, विमुक्त जाति वाले, निःशक्त बच्चे दैट इज डिसेबल बच्चे, और लास्ट में HIV ग्रस्त बच्चे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर कमज़ोर वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे कास्ट मैटर नहीं करती, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के परिवार से हो या फिर आप OBC कैंडिडेट्स हो, मतलब आपका परिवार OBC कैटेगरी में आता है और आप भी आते हो, तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस आरटीई के तहत करा सकते हो। बट आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि आप गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के अंदर हो, मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, मतलब आपके पास सिंपली यार BPL कार्ड होना चाहिए। ठीक है, BPL कार्ड होना चाहिए। देखिए दूसरे ऐसे बच्चे जो कि अनाथ बच्चे हैं, अनाथ है, उनके माता पिता नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है, तो वो भी इस कमज़ोर वर्ग में आते हैं, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोविड-19 के दौरान जिनके अभिभावक या माता पिता की मृत्यु हो गई हो तो वो भी बच्चे इसमें शामिल, मतलब उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही हो आप लोग, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। बट एक कंडीशन याद रखना कोविड-19 के में कि कोविड-19 के दौरान ही आपके माता पिता की या अभिभावक की मृत्यु हो तभी आप इसमें पात्र रहोगे। अगर माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से पहले हो गई है लेकिन आपको जो पाल रहा था, पालक था, अभिभावक थे, उसका कोविड की वजह से मृत्यु हुई है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। या सिंपल टर्म्स में बोले ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या भाई
परिवार में से कोई भी मतलब जो उन्होंने पाल रहा था उनकी मृत्यु 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक के बीच में हुई है, तो वो भी इसमें योजना में शामिल होंगे। समझ गए? कमज़ोर वर्ग में कौन आता है? मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले, मतलब आपके पास सिंपली यार एक बीपीएल कार्ड होना चाहिए। ऑर्फन बच्चे, दैट इज अनाथ बच्चे हैं, वो भी कमज़ोर वर्ग में आते हो। तीसरा, कोविड-19 के दौरान उनके माता पिता या पालक की मृत्यु हो गई हो तो वो भी इस कमज़ोर वर्ग में आते हैं, वो भी अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की। तो जैसे आपने कहा कि आप वंचित समूह से आते हो, तो आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आप वंचित समूह से आते हो कि नहीं आते हो, तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो सिंपली अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपके पास राशन कार्ड में आपकी जाति का उल्लेख होगा, तो आप राशन कार्ड लगा सकते हो, या सिंपली कह सकते हो भाई मेरे पास जाति प्रमाण पत्र, परिवार के किसी भी माता पिता के नाम पर अगर जाति प्रमाण पत्र इशू है तो आप वो भी लगा सकते हो, जाति प्रमाण पत्र। या फिर कहें कि या आपके किसी भाई बहन के नाम पे जाति प्रमाण पत्र इशू है तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके जो जॉइंट फैमिली का मुखिया उसके नाम पे जाति प्रमाण पत्र या फिर भाई बोले राशन कार्ड इशू है तो वो भी आप लगा सकते हो, तो वो भी आपके मान्य होंगे। अब अगर बात करें विमुक्त जाति की, तो विमुक्त जाति में कौन कौन सी जातियाँ शामिल हैं? इसमें आपकी बंजारा, हापुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, वैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोगिया, कालवेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारदी, वेदिया, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संध्या, पासी एवं सनोरिया जाति शामिल है। अगर बात करें कि अगर आप वन भूमि के पट्टाधारी परिवार से आते हो तो आपके पास एक अधिकार रिकॉर्ड होगा, अधिकार पत्र होगा, तो वो आप दिखाओगे तो आपके बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वहीं पे बात करें कि बच्चे विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र दे दोगे तो चल जाएगा। अगर HIV ग्रस्त बच्चे हैं तो जिला मेडिकल अस्पताल से जारी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट्स, तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, समझ गए? अगर वहीं बात करें कमज़ोर वर्ग की, तो कमज़ोर वर्ग के लिए प्रूफ सिंपली एक चीज़ मांगी गई थी कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो के परिवार से आते हो तो आप इसमें कमज़ोर वर्ग में आते हो, तो सिंपली आपसे एक जीवित BPL कार्ड मांगा जा रहा है। BPL कार्ड होगा तो आप उस राशन कार्ड को लगा के एडमिशन दिला सकते हो अपने बच्चों का। अब जीवित BPL कार्ड का क्या यहाँ पर क्या मतलब है? तो सिंपली यार जैसे आपके पापा के नाम पर BPL कार्ड दर्ज है तो आपके पापा उस समय में जीवित होने चाहिए, मतलब उनकी दैट्स नाउ मतलब सॉरी टू से बट जीवित होने चाहिए। ठीक है। और वहीं बात करें अगर आप एक संयुक्त परिवार, दैट मीन्स अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपका जो BPL कार्ड आपके दादाजी के नाम पर इशू होगा या दादी के नाम पे इशू होगा। हाँ, तो जीवित मतलब दादाजी, आप जैसे इस समय पे आप उनका BPL कार्ड लगा रहे हो अपने एडमिशन के लिए, ठीक है, तो आपके दादाजी इस समय जीवित होने चाहिए। समझ गए ना जीवित BPL कार्ड से मतलब क्या है? समझ गए आप लोग? ठीक है। अब दूसरी बात करें जैसे अनाथ बच्चे हो गए तो उनके लिए जो महिला बाल विकास की तरफ से जो जारी प्रमाण पत्र होता है वो मान्य हो जाएगा। और वहीं अगर कोविड-19 के बाल कल्याण योजना के तहत है तो महिला बाल विकास की तरफ से उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, तो वो आप दिखाकर आप बच्चों का एडमिशन दिला सकते हो। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर निवास प्रमाण के लिए कौन से दस्तावेज, मतलब जैसे आपको ये भी शो करना पड़ेगा ना कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, तो सिंपली यार आपके पास निवास के लिए कौन कौन से दस्तावेज लग सकते हैं? 6 दस्तावेज लग सकते हैं। पहला तो आपका सिंपली एक निवास प्रमाण पत्र हो तो लग सकता है। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका वोटर ID कार्ड लग जाएगा, मतदाता परिचय पत्र। अगर वो नहीं है तो राशन कार्ड लग जाएगा या आपकी पात्रता पर्ची लग जाएगी या समग्र ID की पर्ची लग जाएगी। चौथा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपका मनरेगा कार्ड लग जाएगा। पाँचवा, अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली बिल है और या पानी बिल, इन सब में आपका एड्रेस लिखा रहता है तो ये भी आप लगा सकते हो। या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट दस्तावेज जिसमें माता पिता का एड्रेस अंकित हो तो वो भी आप पते के रूप में दे सकते हो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये सारे दस्तावेज अगर आपके परिवार के मुखिया के नाम पर है, मतलब दादाजी के नाम पे हैं, दादी के नाम पे हैं, तो भी आप इनको लेकर एडमिशन दिला सकते हो बच्चों को। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं आयु सीमा की, मतलब आयु की गणना जो बच्चों की 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे की जाएगी। पहली बात को इंपॉर्टेंटली ध्यान रख लीजिए, 1 अप्रैल 2024 से ही बच्चों की आयु की गणना की जाएगी। जैसे वो कह रहा है कि अगर आप नर्सरी में एडमिशन दिला रहे हो बच्चे का तो बच्चों की आयु कम से कम 3 साल की होनी चाहिए, मतलब वो 3 साल का तो हो गया हो। तो अब वो गिनेंगे कैसे? 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे गिनेंगे कि 1 अप्रैल 2024 तक आपका बच्चा 3 साल का हुआ है कि नहीं हुआ। वहीं अगर देखें KG1 के एडमिशन के लिए तो बच्चे की मिनिमम आयु 4 साल की होनी चाहिए और KG2 के लिए भी मिनिमम 5 साल की आयु होनी चाहिए। और कक्षा 1 के लिए मैं अगर आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हो तो बच्चे की आयु मिनिमम कम से कम वो 6 साल का होना चाहिए एक। और ये सारी गणना होगी आपकी, फिर से याद रखिए, 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि आप जन्म तिथि के प्रूफ में कौन सा दस्तावेज प्रोवाइड कराओगे। तो सिंपली जैसे आप फॉर एग्जांपल सपोज आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में करा रहे हो तो मिनिमम उसकी 3 साल की आयु होनी चाहिए थी, तो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया कि आपका बच्चा 3 साल का है। तो अब आपको इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी मानेगी। तो सिंपली यार सबसे अच्छा एक दस्तावेज है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र को शो कर दीजिए तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बट इन केस जब आपके जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनाना हो या
किसी कारणवश नहीं बन पाया हो, कोई सबूत ना हो, तो फिर भैया आप इनमें से कोई एक दस्तावेज लगा दोगे तो भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। कौन कौन सा, जैसे अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है तो वहाँ पे सहायक नर्स होगी, फिर सहाविका, मिडवाइफ, एएनएम वगैरह का होगा, तो उसका रजिस्टर रिकॉर्ड में लिखा होगा बच्चे का नाम कि इस समय पे ये बच्चा पैदा हुआ था, इस तारीख को हुआ था। या तो आपकी आंगनबाड़ी, आसपास की आंगनबाड़ी में बच्चों का रिकॉर्ड लिया जाता है, जब वो पैदा होता है टीके वगैरह लगते हैं तो वो रिकॉर्ड दिखा सकते हो, तो भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। या फिर आपके जो पालक माता पिता हैं या फिर अभिभावक एक आयु का स्व घोषणा पत्र दे सकते हैं, तो भी आपके बच्चे का एडमिशन होगा। बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपने जो क्षेत्र, जैसे उनका वार्ड लगता है, ग्राम लगता है, तो वहाँ पे पर 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ से उन्हें साइन करा के एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उनके बच्चे का इस तारीख को जन्म हुआ था। मतलब वो आपका सरपंच करेगा या वार्ड पार्षद वगैरह या नगर पालिका वगैरह से आप करा सकते हो। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ आवश्यक सूचना की। जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फॉर्म फिलअप में जैसे जानकारी, माता पिता का नाम देना, ये सब तो आपकी नॉर्मल सी बात है। आपकी समग्र आईडी वगैरह लगेगी, माता पिता की समग्र सदस्य आईडी लगेगी, आधार कार्ड्स लगेंगे माता पिता के, एक मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी वगैरह, फोटो, बच्चे की फोटो लगेगी, जाति प्रमाण पत्र वगैरह बता दिया, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जन्म संबंधित प्रमाण पत्र भी लगेंगे, अपलोड होंगे डेटा। बट कुछ आप जैसे स्कूल को चूज़ कर रहे हैं अपने एरिया के, तो वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तभी आपके बच्चों का एडमिशन बहुत जल्दी हो सकता है। पहला कौन सा है, आवेदक फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि सर्वप्रथम कि जैसे आपको स्कूल चूज़ करने, तो सर्वप्रथम जैसे आप जिस ग्राम में या जिस वार्ड में रहते, आपके उस ग्राम में, उस वार्ड में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, पहले आप उनको प्राथमिकता आप उन्हीं स्कूल्स को दोगे, अपने ग्राम के स्कूल्स को दोगे। मतलब आप जैसे आपके स्कूल्स में 4 प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो सबसे पहले आप उन चारों का ही नाम फिलअप करोगे, ठीक है। फिर कहीं आप दूसरे वार्ड के स्कूलों का नाम चयन करोगे। ऐसा नहीं कि पहले आप दूसरे वार्ड के स्कूलों को उठाओगे, अपने वार्ड के स्कूल को छोड़ दोगे, तो फिर यहाँ पे जो चांसेस होते हैं स्कूल मिलने के बहुत कम हो जाते हैं। चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं आपके अपने वार्ड के स्कूल्स पे। जैसे आप अब इस वार्ड के हो, पर्टिकुलर वार्ड के हो, आपने उस पर्टिकुलर वार्ड के ही स्कूलों का चयन किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल मिल जाए। समझ गए? हाँ, अब अभी तक कम से कम उसे 3 स्कूलों का तो चयन करना ही करना है, ठीक है। और ये चयन आपका प्राथमिकता दर पे होता है। मतलब कैसे, जैसे आपने सबसे पहले इस स्कूल को, ABC स्कूल को चूज़ किया, तो सबसे पहले आप ये जता रहे हो कि सबसे पहले आपको एडमिशन इसी स्कूल में चाहिए, आपकी दूसरी प्राथमिकता के तौर पे होता है। मतलब पहले आप इसके लिए चाहते हो कि ये मिल जाए, ये वाला स्कूल मेरे बच्चे को मिल जाए, या आप फिर आपने लास्ट में जो सबसे लास्ट में आप जो स्कूल डालोगे, तो उसके प्राथमिकता चांसेस आपके बहुत कम है कि आपको वो नहीं चाहिए, मतलब लेकिन पहले नंबर का आपको स्कूल चाहिए। समझ गए ना? प्राथमिकता दर पे होना है, क्रम पे चयन होना। अभी तक मैक्सिमम 10 स्कूल को सेलेक्ट कर सकता है। समझ गए? जैसे अगर बात करें आपके ग्राम में या वार्ड में 3 से कम प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उसी कंडीशन में सिर्फ आप 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की आपको छूट रहेगी। समझ गए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।